एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में है लेट अ सैंपल स्पेस बी एस इज इक्वल टू W1 W2 W6। एक्चुअल में इसको ओमेगा बोलते हैं, ये जो घुमा हुआ जो W होता है इसको ओमेगा बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस दे रखा है ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 6 तक। ये दे रखा है हमको सैंपल स्पेस। हम बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम आर वैलिड। तो आउटकम्स लिखे हुए हैं पहले, मतलब सैंपल स्पेस ये है, ठीक, मतलब ये सब कुछ आ सकते हैं। जैसे हम कोई डाई अगर रोल करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आता है। तो ऐसे यहाँ इसका सैंपल स्पेस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 और ओमेगा 6 होगा। तो आउटकम्स ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 और ओमेगा 6, ये तो आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स। फिर 5 केसेस दे रखे हैं। A B C D E, पांच केसेस हैं। तो पहले केस में दे रखी है सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल दे रखी है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। बी में प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1 और बाकी सबकी 0। सी में दे रखा है 1/8 2/3 1/8 2/3 1/3 1/3 1/3 1/3 -1/4 और -1/3 1/12 1/12 1/12 1/12 1/6 1/6 1/6 और 3/2 3/2। E है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6। ये पांचवा केस ये दे रखा है। तो आप ये देखिएगा जो पहला केस है, अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें इन्होंने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम आर वैलिड। तो आप ये कहेंगे कि ये जो ए वाला केस है इसमें सारी प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 4 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 6, ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम। इसको ना मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना होगा कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इतना लंबा लिखने की बजाय आप इसको ये भी लिख सकते हो सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पर लिख सकते हो I इज इक्वल टू 1 to 6, I इज इक्वल टू 1 to 6, और यहाँ लिखेंगे P और ब्रैकेट में लिखेंगे ओमेगा I, ब्रैकेट में लिखेंगे ओमेगा I। ओमेगा I का मतलब क्या है कि पहले I की वैल्यू रखेंगे 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, ठीक है, सिग्मा लगा हुआ यानी कि समेशन, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 4, ये हो जाएगा। तो ये सारा का सारा किसके बराबर आ रहा है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/6। तो कितना हो गया 6/6 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आएगा यस यस। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू ईच आउटकम आर वैलिड। यस इट इज वैलिड। ये वाला जो केस है ये वैलिड है। ऐसे ही बी में मैं सीधा सीधा ऐसे लिख रहा हूँ सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 6 P ब्रैकेट में ओमेगा I
इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो अगेन यस इट इज वैलिड, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो गया, तो यस इट इज वैलिड। फिर सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट हमको छोड़ देना है, हम सीधा इसमें ये बोलेंगे कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 5 इज इक्वल टू -1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 6 इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। सो इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। रीजन में लिख देना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट can't be negative, probability of any event can't be negative। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ। उसके बाद में फोर्थ देखिएगा, इन सब का एडिशन देखो। फोर्थ में जो डी पार्ट है इसमें सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12। अच्छा नहीं करना भाई, ये भी नहीं करना, इसमें भी नहीं करना है, क्योंकि किसी एक सिंगुलर इवेंट की, किसी एक सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा दे रखी है, 3/2 दे रखी है, ठीक है ना। तो उसका सम वैसे ही, मतलब अगर सम भी आप करेंगे तो वो भी 1 से ज़्यादा आएगा, लेकिन किसी एक सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ नॉट वैलिड because probability of any event can't be greater than 1। किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद आप ई देखिएगा, उसमें फिर इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 6 p मेगा i इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6। तो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया हमने। ऐड करने पर 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 और 6 15 और 6 21 पॉइंट और 2.1 आ गया। सो इट इज नॉट वैलिड बिकॉज सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 6 p ओमेगा i इज ग्रेटर देन 1। तो ये ग्रेटर देन 1 है। हालांकि हर एक प्रोबेबिलिटी अपने आप में तो वैलिड है, लेकिन जो ये पूरा का पूरा जो आउटकम आ रहा है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि सबका जो सम है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद आप देखिएगा, चलिए एक चीज ना यहाँ पर बाकी सब तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, तो इसमें तो ये है कि आपने इवेंट निकाल लिया। जैसे हमने अभी इवेंट देखे थे कि इवेंट कितने कितने तरीके के थे, सिंपल इवेंट था, कंपाउंड इवेंट था, फिर एक्सक्लूसिव इवेंट था, फिर एग्जॉस्टिव इवेंट था। तो ये सारे हमने इवेंट्स देखे थे। तो अगर उनमें से किसी एक तरीके के इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं अपॉन सैम्पल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो करके निकाला जाएगा।
फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये भी उसी तरीके से होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब अगर सबका आउटकम एक जैसा ही है, वो मतलब ये वाला केस है। तो ये समझा रखा है, वो कुछ नहीं है, ये एज इट इज़ हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी। तो अगर कभी भी हमसे ये पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो उसका ना एक फॉर्मूला होता है। एक चीज़ तो ये है कि जो सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं हमें वो दे रखा हो, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं हमें वो दे रखा हो। तो मैं पहले ए यूनियन बी निकालूंगा, ठीक है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे सेट्स ही ना दे रखे हों, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग अलग दे रखा हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट ए या बी की निकालने के लिए बोला जाता है, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये है। उसके बाद फिर दूसरा नोट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of an event not A, probability of an event not A, probability of an event not A। तो इसका मतलब क्या है कि अगर A के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे A के होने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे पता है, तो A के ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ये वैसे आपको पता भी होगा, इसमें कुछ नयापन नहीं है, ये पता होगा। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली मतलब कि वो कार्ड सब एक जैसे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कार्ड ज़्यादा आने की किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। तो कार्ड विल बी अ डायमंड, डायमंड कितने होते हैं कार्ड्स में, डायमंड कितने, डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं, हाँ 13 होते हैं, याद है, बताऊँ फटाफट। तो डायमंड के 13 होंगे, हार्ट के 13 होंगे, क्लब के 13 होंगे और स्पेड के 13 होंगे। अब जो डायमंड और हार्ट हैं वो दोनों के दोनों रेड कलर के होते हैं, तो अगर रेड कलर्ड कार्ड्स आपसे पूछा जाए तो डायमंड और हार्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर ब्लैक कलर के कार्ड्स पूछे जाएंगे तो स्पेड हो जाएगा और क्लब हो जाएगा। उसके अलावा चारों में एक कैटेगरी होती है एस, एस जिसको इक्का बोल देते हैं, तो एस जो है वो अलग कैटेगरी में आएगा। फिर 2, 3 मतलब 2 नंबर कार्ड, 3 नंबर कार्ड, दुक्की तिक्की चौकी, वो कहाँ तक होगा, वो होगा 10 तक। तो 2 से लेकर 10 तक ये कहलाते हैं नंबर्ड कार्ड्स, वो सब में मिलेंगे, हार्ट में भी, क्लब में भी, स्पेड में भी और डायमंड में भी, सब में वो मिलेंगे 2 से लेकर 10 तक। फिर फेस कार्ड्स जो है वो होता है जैक, क्वीन और किंग, जैक, क्वीन और किंग। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक कैटेगरी में, चाहे स्पेड की बात करूँ तो स्पेड में भी 3 फेस कार्ड्स मिलेंगे, क्लब में भी, डायमंड में भी और हार्ट में भी, ठीक है। तो अब जरा इसका क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10। फर्स्ट है डायमंड, तो वो क्या बोल रहे हैं कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक का मतलब होता है कार्ड्स की गड्डी, गड्डी को डेक बोल देते हैं। तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड P और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ डायमंड, तो डायमंड कितने हैं टोटल, टोटल जो कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52, डायमंड कितने हैं 13, तो 13/52, 13 × 13, 13 4 × 52, तो ये हो गया 1/4। उसके बाद है नॉट एन एस, एस ना हो, बस एस के ना होने की प्रोबेबिलिटी,
टोटल 52 कार्ड्स में एसेस कितने होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो नॉन एस कितने हो जाएंगे? 52 से 4 48। Probability of non-ace is equal to 48 upon 52. तो 4 12s are 48 and 4 13s are 52. 12 upon 13. हाँ जी, थर्ड पार्ट देखिएगा। वो बोल रहे हैं कि थर्ड पार्ट में ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26 ब्रैकेट में बोल भी दी है, क्लब और स्पेड। ठीक है, तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड ट्वेंटी सिक्स 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो 1/52 आ गया। फोर्थ, नॉट अ डायमंड। बताइए डायमंड कितने होते हैं? 13। तो 52 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दो, बस डायमंड ना हो। 39 upon 52। थर्टीन 3 13 4 जा। फिर फिफ्थ पार्ट में पूछ रहे हैं नॉट अ ब्लैक कार्ड। नॉट अ ब्लैक कार्ड, बस वो ब्लैक कार्ड ना हो। तो ब्लैक कार्ड के अलावा कौन से कार्ड्स होते हैं? रेड कार्ड होते हैं। तो रेड कार्ड कितने हैं? 26 और 26/52। 26 1 जा 26 2 जा, ये हो गया 1/2। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 इसमें है a bag contains। सर हाँ जी बोलिए। सर नॉट ब्लैक और नॉट डायमंड में 1 माइनस ब्लैक कार्ड वाली प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं? वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर नॉट अ डायमंड है तो डायमंड कितने होते हैं? 13। तो 13 यानी कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाली तो 13/52 आ गई। ठीक है, यानी कि 1/4 आ गई। उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 1/4 भी 3/4 ही है। कैसे भी कर सकते हो। क्लियर है? अगला देखिए भाई एग्जांपल नंबर 11। अ बैग कंटेन्स 9 डिस्क ऑफ विच 4 आर रेड, 3 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। जो डिस्क हैं वो शेप में, साइज में हर तरह से सिमिलर है, एक जैसी। A disk is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be red, yellow, blue, not blue, either red or blue. ये दे रखा है। A bag contains 9 discs of which 4 are red, 4 तो रेड हैं उसके अंदर डिस्क, 3 ब्लू हैं और 2 येलो हैं। 3 ब्लू हैं और 2 येलो हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड। तो रेड डिस्क की प्रोबेबिलिटी 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 4/9 हो गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी येलो। येलो की अलग और ब्लू की अलग पूछ रहे हैं। तो येलो 2/9 फिर है नॉट ब्लू। तो ब्लू इसको ऐसा कर लो बस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 6/9, 1 - 1/3 कितना हो गया? 2/3। उसके बाद है आइदर रेड और ब्लू। आइदर रेड और ब्लू। तो जो डिस्क है वो या तो रेड हो या फिर ब्लू हो। तो रेड कितनी है? 4 और ब्लू कितनी है? 3। तो 4 + 3 टोटल 7/9।
ये फॉर्मूले से मैं जरूर डायरेक्ट कर दूँ। डायरेक्ट ही कर दो इनको, ये तो आसान वाले हैं, आगे वाले देखते हैं अगला। एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद में अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में है टू स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। दो स्टूडेंट्स हैं अनिल और आशिमा, वो एक एग्जाम में अपीयर करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05 एंड दैट आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10। क्वालिफाई मतलब पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02। फाइंड द प्रोबेबिलिटी both Anil and Ashima will not qualify the examination। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों एग्जाम क्वालिफाई ना करें, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले आप ये देखिएगा कि लेट A be the event that Anil qualify the exam and capital B be the event that Ashima qualify the exam। तो ये तो अनिल के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी हो गई, बी उसके आशिमा के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब वो पूछ रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05। ऐसे ही आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, वो कितना है 0.10। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। बोथ का मतलब क्या है कि ये भी एंड अनिल भी और आशिमा भी, मतलब एंड। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये दे रखा है 0.02। अब वो बोल रहे हैं ए पार्ट में उन्होंने कहा बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है, बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो कैसे निकलेगा, बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि ए अनिल भी क्वालिफाई ना करे तो ए डैश, आशिमा भी क्वालिफाई ना करे बी डैश, एंड यानी कि दोनों का होना फिक्स है, क्योंकि दोनों को होना है। तो जब दोनों को होना होता है तो इंटरसेक्शन, जब और का केस आ जाता है ना आइदर दिस और दैट, तब यूनियन लगाते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। अब क्या करेंगे, इसको कैसे निकालें, तो हम ये कहेंगे कि ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश ये हो जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मतलब होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ए यूनियन बी का होल डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, मतलब क्या कहते हैं कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। इस लाइन को तोड़ दो, तोड़कर इसके साथ दे दो और इसको साथ दे दो, और बीच का जो है ये इसका साइन आप बदल दो। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन ये कहा जाता है। तो यूनियन है तो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो उसका यूनियन हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पर,
इसका मतलब ये है कि जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मेरे पास A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी आ जाए, उसका मैं डैश कर दूंगा तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपने आप आ जाएगा। समझ गए? ठीक, नहीं समझे? हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम ये जानते हैं कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यहाँ लिखेंगे सिंस A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A यूनियन B का होल डैश। ठीक है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये हमने देखा। ठीक, तो इट इम्प्लाइज दैट अगर दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल डैश, ये चीज है। क्लियर है? चलिए जी, अब इतना जैसे हमारे पास आया, इसमें अब हम क्या करेंगे, A यूनियन B निकाल लेते हैं बस सबसे पहले, क्योंकि उसका मेरे पास फॉर्मूला है। अगर PA PB और PA इंटरसेक्शन B दे रखा है तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास A यूनियन B निकालने का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, P A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यहाँ से PA यूनियन B आ जाएगा। PA कितना है 0.05, PB कितना है 0.10, माइनस PA इंटरसेक्शन B कितना है 0.02। तो 0.05 और 0.10 ये कितना हो गया 0.15 माइनस 0.02 कितना हो जाएगा 0.13। ठीक है, therefore P A dash intersection B dash is equal to P A union B का होल डैश, और A यूनियन B का होल डैश कैसे निकलेगा 1 माइनस P A यूनियन B करके। ठीक है, तो 1 माइनस P A यूनियन B की वैल्यू कितनी है 0.13, तो ये कितना हो गया 0.83। चलिए जी, इसके बाद वो बोल रहे हैं बी पार्ट में एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि या तो अनिल भी नहीं करेगा क्वालिफाई, ठीक है, या फिर आशिमा भी नहीं करेगी, या फिर दोनों नहीं करेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब ये है। बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट ये समझ लेना जरा, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट qualify the exam is equal to 1 minus probability both of them will qualify the exam। समझ में आ गया? एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई फेल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ये पूछी जा रही है कि कोई ना कोई फेल होना चाहिए, कि या तो अनिल फेल हो जाए, एटलीस्ट वन ऑफ देम बोल रहे हैं ना, या तो अनिल फेल हो जाए, या आशिमा फेल हो जाए, या दोनों फेल हो जाए। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है कि दोनों पास हो जाए, कोई भी फेल ना हो। ठीक है, तो जब हम नॉट ए निकालते हैं तो नॉट ए यही तो हो गया कि 1 माइनस, अब ये बोल रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों में से कम एक तो फेल होना चाहिए, दो भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाए कि दोनों में से एक भी फेल ना हो। ठीक है, इसका मतलब बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम का मतलब ये है कि ए भी क्वालिफाई करेगा, बी भी क्वालिफाई करेगा, मतलब एंड लगेगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, और वो मुझे पहले से ही दे रखा है 0.02। समझ गए? ठीक है, हाँ जी बताइए, क्लियर है? पावनी, कौस्तव? यस सर, क्लियर। ठीक है, 1 माइनस
P A इंटरसेक्शन B, 1 माइनस 0.02, ये कितना हो जाएगा 0.98, ठीक है। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ओनली वन ऑफ देम का मतलब क्या है कि आइदर ए और बी, क्या ये कहें इसको, आइदर ए और बी, हाँ, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मतलब या तो अनिल क्वालिफाई कर जाए और आशिमा फेल हो जाए, या फिर आशिमा क्वालिफाई कर जाए और अनिल फेल हो जाए। इसको कैसे करेंगे? ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम का मतलब ये है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम qualifying the exam, ये हो जाएगा either Anil qualifies and Ashima fails, or Ashima qualifies and Anil fails, ठीक है, एंड अनिल फेल्स। तो आप इसमें ये देखिएगा कि क्या करेंगे कि या तो वो बोलेंगे ए माइनस बी और या फिर बी माइनस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? सिर्फ ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो ए माइनस बी का मतलब ये हो गया कि भाई ए में से आपको ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन गायब कर देना है। ए माइनस बी में क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ए माइनस बी की बात हो रही है, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाइंग द एग्जाम, ओनली वन ऑफ देम, नॉट करके हो सकता है क्या वाला, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाइंग द एग्जाम का मतलब ये है कि या तो ये करेगा या इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस नहीं, या तो अनिल करेगा या आशिमा, या तो अनिल क्वालिफाई करेगा या आशिमा क्वालिफाई करेगी, ठीक है, अनिल करेगा या आशिमा क्वालिफाई करेगी, अनिल करेगा आशिमा फेल, मतलब दोनों में से एक ही करेगा ना। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, ए और बी डैश, अनिल करे आशिमा ना करे, और एक केस बन सकता है कि ए डैश और बी, ठीक है। तो ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और एक केस ये हो गया बोथ ऑफ देम क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। नहीं समझे भाई, हमारे पास क्या हो गया कि अनिल करे आशिमा फेल हो जाए, अनिल फेल हो जाए आशिमा करे, ठीक है, और या फिर अनिल और आशिमा दोनों पास हो जाए। भाई दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, भाई हमारे पास क्या हो गया, दोनों में से एक ने क्वालिफाई करा। जैसे हम ये कहते थे कि एटलीस्ट अगर दो कॉइन हम उछाल रहे हैं तो दोनों कॉइन्स को उछालने में एटलीस्ट वन हेड आ जाए। तो एटलीस्ट वन के लिए हम क्या कहते थे कि भाई या तो एच टी हो जाए, ठीक है, या फिर टी एच हो जाए, और या फिर एच एच हो जाए, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला कि भाई अनिल पास आशिमा फेल, आशिमा पास अनिल फेल, या फिर दोनों के दोनों पास, अरे रुको तो सही, या फिर दोनों के दोनों पास। तो ये जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी है और ये वाली प्रोबेबिलिटी है और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है,
ये इज इक्वल टू 1 हो गई, ठीक है। तो दोनों के पास होने वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये करा होगा इन्होंने, देख लीजिए। इन्होंने है कि द P ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, तो ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई में इन्होंने, अच्छा नहीं, इन्होंने तो यही वाला तरीका करा जो मैं कर रहा था, ठीक है। तो ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई में अगर आप कहें तो ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो वैसे कर लेते हैं। मतलब ऐसे, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझाता हूँ फिर ये वाले पर आता हूँ। ये A हो गया, ये B हो गया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों में से बस एक ही करे क्वालिफाई, तो दोनों में से एक ही क्वालिफाई करे, मतलब सिर्फ ये अनिल वाला चाहिए उनको, तो उसमें से इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी गायब कर दो। तो A माइनस बी किस तरीके से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, दोनों A भी और B भी दोनों कर रहे हैं। अच्छा, और जहाँ पर भी आएगा और का मतलब क्या हो जाता है, एडिशन, तो प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, PB, मतलब ये जो B वाला है, ये जो B वाला है इसमें से भी ये गायब कर दीजिए, सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ B ही पास हो, तो PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये हो गया, ठीक है। बस अब इनकी प्रोबेबिलिटीज डालकर आंसर निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना, 0.05 और माइनस 0.02, 0.05 माइनस 0.02 प्लस B का कितना, 0.10, 0.10 माइनस 0.02, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0.03 प्लस 10 में से इसको करेंगे 0.08, तो कितना आ जाएगा, 0.11, ठीक है, 0.11 इनका यही आ रहा है। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था 1 में से सब्ट्रैक्ट करने वाला, उसमें मेरे को क्या करना होगा कि ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाइज, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाइज, इसको ये करा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्वालिफाई, बोथ क्वालिफाई, दोनों ही क्वालिफाई कर जाएं। तो दोनों जब क्वालिफाई करेंगे मतलब A भी करे B भी करे, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। सर नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, ये तरीका ठीक है। हाँ जी बोलिए सर। अगर 1 माइनस P ऑफ बोथ क्वालिफाइंग हो तो 1 वो नहीं होगा P बोथ नॉट क्वालिफाइंग, उसी में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, रहने दो, ये तरीका ठीक है ना। A माइनस B और B माइनस A, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है, बस इसी से कर लीजिए। बताओ पावनी क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी अगला देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा यहाँ पर क्या है कि जब कभी हम एक चीज़ का सिलेक्शन करते हैं तो एक कोई, जैसे यहाँ पर क्या था कि एक बंदे का पास होने वाला था या दोनों का पास होने वाला था। अच्छा, और या फिर कार्ड वाले अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कार्ड वाले क्वेश्चन में ये था कि हमने एक कार्ड ड्रॉ करा, उसमें से अगर 2 कार्ड ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था ना, तो कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल 13 जो है वो कुछ इसी के जैसा है। एग्जाम्पल 13 में है अ कमिटी ऑफ 2 persons is selected from 2 men and 2 women. A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. तो टोटल 2 मेन हैं और 2 वुमेन हैं, और उसमें से कमिटी ऑफ 2 persons यानी कि 2 लोगों को उसमें से सेलेक्ट किया जाना है, मतलब टोटल 4 में से 2 को सेलेक्ट किया जाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मेन? तो हमारे पास 2 मेन हैं और 2 वुमेन हैं। What is the probability that the committee will have no men? और कमिटी कितने लोगों की बनानी है? 2 की बनानी है। तो
तो इसका मतलब टोटल जो है, टोटल 4 है, तो 4 में से मेरे को 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक। तो टोटल 4 में से मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4 में से 2 सेलेक्ट करना मतलब 4C2 हो गया, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो ये तो टोटल हो गया, टोटल 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। अब उसमें आदमी ना हो कोई भी, बस वुमेन ही वुमेन हो, ठीक। तो वुमेन कितनी है हमारे पास? 2, 2 में से 2 ही, 2 में से 2 वुमेन को ही सेलेक्ट कर लेंगे सीधा सीधा, तो 2C2 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन याद करिए, एनसीआर क्या था? एनसीआर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4C2 क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इधर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तो 1 बचा, और 2 माइनस 2 मतलब 0, 1/0 फैक्टोरियल। और इधर कैसे सॉल्व होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन ये वाला 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे? 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 ज़ा 4, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो 1/1 मतलब 1 और अपॉन में 6, तो ये 1/6 आ गया इसका आंसर। बताइए, समझ गए? ये 1/6 आ गया। ऊपर भाई इन्होंने बोला नो मैन, कि उसमें कोई भी मैन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ वुमेन होनी चाहिए। तो टोटल हमारे पास लोग कितने अवेलेबल थे? 4 थे, तो 4 में से 2 को हमको सेलेक्ट करना है। तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल सिलेक्शन का हो गया तरीका। और ये हो गया कि भाई मैन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा पूछ रहे हैं 1 मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन। उसमें एक आदमी होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक मैन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो जो कमेटी है, कमेटी में एक आदमी होना चाहिए। अच्छा, 1 मैन का मतलब वैसे 1 मैन है, चलिए एक ही आदमी होना चाहिए, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले तो डिनोमिनेटर में तो 4C2 आ जाएगा, क्योंकि हमको सिलेक्शन तो 2 का ही करना है, तो 4 में से 2, तो इसका मतलब एक उसमें मैन होना चाहिए। तो मैन कितने? 2 मैन है, तो 2 में से 1 मैन, और मल्टीप्लाई करा जाएगा। मल्टीप्लाई इस वजह से करा जाएगा कि मुझे एक आदमी रखना ही रखना है, ठीक है। कमेटी में एक आदमी रखना ही रखना है। इसी तरह से जो बचा हुआ मेंबर है वो भी तो सेलेक्ट करना ही है ना। तो वो फिर हम, जब इन्होंने एक मैन बोला है तो मैं इसको एग्जैक्टली 1 मैन मानकर चलूंगा। तो एक मैन का मतलब ये हो गया कि बाकी जो है वो तो फिर वुमेन ही होगी। तो वुमेन कितनी है? 2, तो 2C1। तो मुझे सेलेक्ट इसको भी करना है, मुझे सेलेक्ट इसको भी करना है, दोनों काम होने हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन आ गया। अगर मान लीजिए होता ना आइदर दिस और दैट, तो एडिशन आ जाता। समझ गए? ठीक है। अब 2C1 को कैसे करेंगे? 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 2C1, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। और अपॉन में 4C2, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन ये वाला हो गया 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 माइनस 2 मतलब ये भी 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इधर 2 माइनस 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, ये भी 1 हो गया। ठीक, तो सॉल्व कर लीजिए। और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो न्यूमरेटर में केवल 2 बचा और इधर भी 2 बचा। इस डिनोमिनेटर को जब हमने सॉल्व करा था तो यहाँ पर 2 इंटू 3 बचा था, तो रिजल्ट 2/3 आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से सी पार्ट में कह रहे हैं 2 मैन, तो 2 मैन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 2 में से 2 को, वो बिल्कुल वही हो गई 2C2, हाँ वो मतलब 2 वुमेन वाली होगी, तो वो 1/6 ही आ जाएगा। ठीक है जी। मैं फिर से इसके सारे के सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कर लेना, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। फिर भी लगे तो मेरे से पूछ लेना। तो एक्सरसाइज 2 और 3 ये दोनों कर लेना आप। मिसलेनियस में प्रॉब्लम आएगी, मिसलेनियस में अगली क्लास में करवा दूँ।
सर हाँ जी बोलिए। सर वो लिमिट वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। अरे लास्ट में याद दिलाते हो। चलो ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं करके भेज दूंगा। मेरे को ना एक बार रिमाइंडर मैसेज डाल देना उस पर व्हाट्सएप पर। ओके सर। ठीक है, मैं करके भेज दूंगा।